हेलो दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है अभी स्टडी पॉइंट में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर अगर आप कहेंगे इस राजनीतिक विज्ञान का, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, मतलब लोकतांत्रिक पे कैसे संकट आया, ये अध्याय हमारा। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे को आपातकाल की पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपातकाल कैसे हुआ, कब हुआ, किस सन में हुआ, इस अवधि को जानने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। यानी कि जब हुआ, हमारे को तो पता है वैसे कि 25 जून 1975 को आपातकाल हमारे भारत में लगा था, परंतु इससे पीछे क्या चल रहा था, भारत में क्या हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड क्या था, हम इसी पे चर्चा करेंगे आज। तो हमारा जो बैकग्राउंड है या पृष्ठभूमि है वो कहता है कि अगर हमें आपातकाल की पृष्ठभूमि समझनी है तो हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। सही बात है। और पहले चुनाव से लेकर चौथे आम चुनाव और पाँचवा आम चुनाव के बीच में जो बदलाव आया उसको देखें, किस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना वर्चस्व जो है कांग्रेस में स्थापित किया। पुराने कांग्रेस को मतलब हाथ से मन नीचे धकेल दिया, आप कह सकते हैं ऐसे, और अपना प्रभुत्व जमाया। ये बात मानी जा सकती है कि जो पहला और दूसरा और तीसरा आम चुनाव था उसके बीच में, इन बिटवीन 1967 के बीच में जो घटना घटती है वो होता है इंदिरा गांधी का आवागमन। अगर हम पहले आम चुनाव की बात करते हैं तो पहला आम चुनाव जो है वो वैसे तो 1951 से 52 में हुआ था। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में हुआ, तो 1952 का ही चुनाव कहा जाता है। ये 1952 से 1957 का जो पहला आम चुनाव है, और इस आम चुनाव में अगर बात करें तो कुल 489 सीट थी, यानी कि 489 सीट थी इस पहले आम चुनाव में। कांग्रेस ने 489 में से 364 सीटें जीती थी, जो कि बहुत ही बहुमत के लिए जो है हमने बताया कि बहुमत के लिए 272 सीट जो है कंपलसरी होती है लोकसभा में जाने के लिए। और यहाँ पे 3200 विधायकों का और 489 सांसदों का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में 17 करोड़ मतदाता ने अपना भाग्य जो है लोकतंत्र के लिए अपनाया। ठीक है। और हम उस टाइम की बात कर रहे हैं तो 34 करोड़ के लगभग आबादी थी उस टाइम पे, और उसमें से 17 करोड़ मतदाता अपना भाग्य जो है लोकतंत्र के लिए अपनाया था। इस चुनाव में केवल 15% यानी कि 15% ही लोग ही मतलब पढ़े लिखे हुए थे। आबादी का 40% जो है महिलाएं, आबादी का जो 40 लाख जो महिलाएं इस चुनाव से वंचित रह गई थी, डिवॉइड हो गई थी, मतलब छूट गई थी। पहले हमने चुनाव में पहले अगर हम पहले चुनाव की बात करें तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बहुमत हासिल हुआ और इसमें साबित कर दिया कि लोकतंत्र कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इस समय भारत में बहुत से पत्रिकाएं, संपादकों ने कहा था कि जो पंडित नेहरू जो कर रहा है वो जुआ है, एक तरह से साबित नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये मतलब लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा। परंतु जब ये चुनाव का जो परिणाम आया तो सबको चौंका देने वाला परिणाम था। हाँ, कि कांग्रेस जो है 3 राज्यों में नहीं बना पाई थी सरकार। कांग्रेस त्रावणकोर जो कि कोचीन के आसपास है, उड़ीसा और मद्रास में को छोड़कर, ये त्रावणकोर हो गया, उड़ीसा और मद्रास को छोड़कर सभी राज्य में जो है अपना प्रभुत्व जो है स्थापित किया था। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि 3 राज्य कौन से थे। कोचीन था हमारा, और मद्रास और उड़ीसा था। और ये देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। अब दूसरा आम चुनाव की बात करते हैं। हमने देखा कि दूसरे आम चुनाव में सेम ऐसे ही हुआ कि दूसरे आम चुनाव में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपना वर्चस्व जो है स्थापित करते हुए पाए थे। कि दूसरे आम चुनाव की बात करें तो 1957 से लेकर 1962 तक हुआ है। और 11 मई 1900 क्या हुआ कि 11 मई 1957 को जो है लोकसभा के अध्यक्ष एम अनंत सायनम जो था, इसको क्या किया, लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। इसी समय तो जीबी मावलंकर, अब ध्यान रखना कि जीबी मावलंकर जो थे वो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना, जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अब क्या हुआ कि जो
अब दूसरे आम चुनाव में कुल जो सीटें थी वो 494 सीटें थी कांग्रेस ने प्राप्त, इसमें जो प्राप्त किया 371 सीटें प्राप्त की। यहाँ पे भी यहाँ पे जो है बहुमत हासिल कर लिया। और यहाँ पे एक बदलाव आया कि जो कांग्रेस जो है केरल में अपना पार्टी स्थापित नहीं कर पाया। यहाँ पे क्या हुआ, 1957 की बात करें तो केरल में सीपीआई के नेतृत्व में सरकार बनी और सीपीआई को 1957 के चुनावों में भारी बहुमत जो मिला था इसमें, ठीक है। इसमें से टोटल सीट जो था 126 में से 60 सीट मिला था किसको, सीपीआई को, केरल में। अब तीसरा आम चुनाव की बात करते हैं 1962 से 67। तीसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस जो है अपना वर्चस्व स्थापित करती है, परंतु इस समय देश की स्थिति जो है अत्यंत दयनीय थी। आप कह सकते हैं ऐसी कैसे थी कि भारत की स्थिति अत्यंत डावाडोल थी, कह सकती है। बहरहाल मानसून की असफलता थी, यहाँ खेती की पैदावार में कमी थी, आर्थिक संकट था, मतलब आर्थिक संकट तो था ही, और विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी था, औद्योगिक निर्यात में कमी, सैनिक क्षेत्र में वृद्धि हो रहा था। और यहाँ पे जो तीसरा आम चुनाव हुआ था उसमें 489 में से जो है 361 सीट जो है प्राप्त करता है। ध्यान रखना कि यहाँ पे अभी सभी में बहुमत जा रहा है। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं तो सभी में वर्चस्व जो है कायम होती जा रही है, परंतु कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद इसमें चेंज होगा। अब होता है क्या कि अक्टूबर 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ और भारत इस युद्ध में हार जाता है। अब भारत की छवि कह रहे कि भारत की छवि जो है, भारत की छवि विदेश में ख़राब होती है, खासकर नेहरू की। अब होता है क्या, जब ये 1962 में जब चुनाव हार जाता है भारत के साथ, चीन के साथ, तो इसमें भारत की बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या होती है कि बेइज्जती होती है, आप तरह से यूँ कह सकती हैं, देश का नाम खराब होता है, ठीक है। अब इस समय सबसे बड़ी घटना ये घटती है कि पंडित नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हो जाती है। मई 1964 में जो है ये इनकी मृत्यु हो जाती है। अब भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती तब साफ देखी जा सकती थी जब सत्ता को चलाने के लिए प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी को चुनने की बारी आई। अब यहाँ पे उत्तराधिकारी का प्रश्न था कि कैसे उत्तराधिकारी का प्रश्न का सॉल्व करें, कि कैसे उत्तराधिकारी के जो प्रश्न है उसको कैसे सॉल्व करें। तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे उस समय के कामराज थे और पार्टी के सदस्य अन्य विचार विमर्श के माध्यम से क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है प्रधानमंत्री चुन लिया गया। अब लाल बहादुर शास्त्री का दौर की बात करते हैं 1964 का, तो लाल बहादुर शास्त्री जो है मुगल सराय के रहने वाले थे, बिहार के ही थे एक तरह से आप कह सकते हैं, और वो अपनी सादगी जीवन जीने के लिए अत्यंत माने जाते थे। सादगी जीवन हो गया, नैतिक कार्यों के लिए। एक बार क्या हुआ कि रेल दुर्घटना हो गया, जब वो रेल मंत्री थे, पद पर थे, तो एक समय क्या हुआ कि रेल दुर्घटना हो गया और इन्होंने जो है अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब भैया नैतिक अपने वो मानते हुए, नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए उन्होंने क्या किया कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शास्त्री जी ने ऐसे समय में देश की बागडोर संभाला जब ऐसे समय में देश की बागडोर संभाला था जब देश जो है अत्यंत दयनीय स्थिति में जा रही थी। इस समय आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय स्थिति में थी, ठीक है। आर्थिक स्थिति भी दयनीय था, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी था, अकाल की स्थिति था, मानसून की असफलता था, खेती की पैदावार में गिरावट था, औद्योगिक उत्पादन में क्या था, इस समय कमी था। हमने पढ़ा कि 1962 में चीन वैसे आर्थिक स्थिति और भी स्थिति में क्या गंभीर आर्थिक स्थिति हुआ था, ठीक है। अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में होता है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री होते हैं तो उसी समय जो कच्छ है ना, उसके साइड में गुजरात के ऊपर है कच्छ, वहाँ से क्या करते हैं पाकिस्तान वाले जो है हमला कर देते हैं भारत पे। अब क्या होता है कि भारत भाई, और उस समय देश में क्या अकाल की स्थिति भी होती है भारत में, परंतु पंडित नेहरू जी जो ऐसे व्यक्ति, नेहरू के बाद जो लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने हौसला कभी नहीं हारा, आप ऐसे कह सकते हैं। इन्होंने इस युद्ध में जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसके माध्यम से नागरिकों को और सेना के जवानों को जो है हौसला को बढ़ावा दिया। अब आता है भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ। जब युद्ध समाप्त हो यूएनओ के माध्यम से, अब देखना कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से क्या हुआ कि युद्ध को विराम करने की चेतावनी दी गई भाई कि युद्ध को दोनों बंद कर दो, बहुत हो गया।
तो अब क्या हुआ कि जब वहाँ लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में गए थे, जब वहाँ गए, जनरल अयूब खान भी गया था, जनरल अयूब खान, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे, समझौता के लिए वहाँ बुलाया गया था। जब वो गए थे समझौता के लिए, जब वहाँ समझौता किया, ठीक है, समझौता कर लिया, उनको लाहौर की कुछ ज़मीनें जो जीती थी भारत ने वो भी वापस करना पड़ा इनको। तो वहाँ पे जब इन्होंने समझौता करते हैं तो इनकी 11 जनवरी 1966 की इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि भारत में एक तरह से कह लो कि शोक छा जाता है, ठीक है। अब इंदिरा गांधी का दौर, सियासी जंग यहाँ पे भी शुरू होता है। यहाँ पे उत्तराधिकारी का प्रश्न तो आता है, परंतु जो सिंडिकेट हैं, जो प्रभावशाली नेता थे कांग्रेस के अंदर, उन्होंने इसको आराम से सुलझा लिया, कोई हुआ ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच जो है प्रधानमंत्री को लेकर होर होने लगा। सही बात है कि इंदिरा गांधी और इसके बीच जो है होने लगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और मोरारजी देसाई पे दावेदारी पूरी थी कि यही बनेंगे, परंतु हुआ क्या, मोरारजी देसाई 1952 के बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इंदिरा गांधी के पास कोई खास अनुभव नहीं था प्रधानमंत्री की। अगर बात करें 1959 में जो है इंदिरा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थी, ठीक है, और अगर 66 की बात करें तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद पर थी, ठीक है। परंतु सिंडिकेट ने जो है अनुभवहीन होने के बावजूद जो है इसको इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, ताकि वो राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, प्रशासनिक की बात करें, ये अपने सिंडिकेट अपने मामले से अपने तरीके से चलाना चाहती थी इंदिरा गांधी को, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं। इंदिरा गांधी के समय में देश की व्यवस्था की बात करते हैं, क्या थी स्थिति, देश की व्यवस्था क्या थी इस समय। जब इंदिरा गांधी देश की बागडोर संभाली थी तब भी देश की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। आर्थिक संकट था इस समय भी, मानसून की असफलता था, खेती की पैदावार में गिरावट था, औद्योगिक निर्यात में कमी था, अकाल की स्थिति था, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी था, ठीक है। और यहाँ पे जो रुपये था ना, रुपये का अवमूल्यन भी करा गया था अमेरिका के दबाव में आकर। पहले एक अमेरिकी डॉलर 5 रुपये के बराबर होता था, तो ऐसे क्या हुआ कि अब 7 रुपये कर दिया। तो रुपये का क्या किया गया, अवमूल्यन करा गया, घटाकर बढ़ाया गया था, ठीक है। सन 1964 का चुनाव जब हुआ ना, तो ये कुछ देखने लायक था। जब सन 1967 का जब आम चुनाव हुआ था, तो उस समय जब 1967 का जब चुनाव हुआ था तो देश की राजनीति में एक नया मोड़ खड़ा हुआ, क्योंकि पिछले 3 आम चुनाव हमने देखते हैं कि कांग्रेस जो है अपना वर्चस्व कायम करते आ रही है, परंतु यहाँ परिस्थिति कुछ अलग ही थी। 1967 के आम चुनाव में बदलाव जो आया वो देखने लायक था कि लोकसभा की सीटों में क्या, जब 1967 में जब चुनाव लड़ी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो उस समय बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। क्या था कि लोकसभा की सीटों में कमी आना। अब जब लोकसभा की सीट में कमी आया था, जब चुनाव लड़ रही थी, बहुमत पर इतना प्राप्त नहीं होता, पर लोकसभा की सीटें में बहुत ज़्यादा क्या आया था, कमी आया था। आधे जो है, या अगर हम बात करेंगे, आधे से ज़्यादा मंत्री जो थे हार गए थे चुनाव में। जैसे बिहार के बी के सहाय थे, बॉम्बे के एस के पाटिल था, बंगाल के अतुल्य घोष, मद्रास के के कामराज, ये हार गए थे चुनाव। कांग्रेस आधे राज्य में चुनाव हार चुकी थी, चाहे बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बंगाल की बात करें या उड़ीसा की बात करें, मद्रास की बात करें, केरल की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब, इन सभी में क्या था कि जो कांग्रेस जो है वो हार गई थी चुनाव। कांग्रेस का अब होता है विभाजन। अब यहाँ देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है अब कि 12 नवंबर 1969 को राष्ट्रपति पद का चुनाव होना था। अब यहाँ देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि 12 नवंबर 1969 को राष्ट्रपति पद का चुनाव होना था। इस चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे एस निजलिंगप्पा थी, ठीक है, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया। अब जो एस निजलिंगप्पा थे उन्होंने किसको खड़ा किया, संजीव रेड्डी को, परंतु प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना स्वतंत्र उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को चुना था, ठीक है। अब जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए तो सभी को हैरत जंग कर देने वाला था। बहरहाल क्योंकि स्वतंत्र उम्मीदवार बीबी गिरी जीत हुई और कांग्रेस द्वारा संजीव रेड्डी की हार हुई।
सन 1969 में राष्ट्रपति पद को लेकर जो विवाद सामने आया था उसमें कांग्रेस को दो टुकड़े कर दिए। एक पहला जो था, जो पुराना कांग्रेस था, जो सिंडिकेट वाले था, उसे कांग्रेस ओ कहा गया, ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। और जो नई कांग्रेस थी, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, वो अगर हम बोलेंगे तो वो रिक्विजिनिस्ट कहा गया था इसको, ठीक है। तो ये दो में विभाजित हो गए, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। अब सन 1967 की खोई हुई ज़मीन को वापस पाने के लिए इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री कार्यक्रम चलाए थे। अब इन्होंने कहा था, इंदिरा गांधी ने कहा था कि विपक्ष के पास कोई नीति या कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास केवल क्या है, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। परंतु इंदिरा गांधी के पास जो है कुछ ऐसे नीति थी, कार्यक्रम थी, जिसके माध्यम से वो क्या कर रही थी, देश को लीड करना चाहती थी आगे। अब 1967 की खोई हुई ज़मीन को वापस पाने के लिए इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री कार्यक्रम को चलाए थे। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार, भूमि परिसीमन, प्रीवी पर्स की समाप्ति आदि इन्होंने किए थे। कांग्रेस आर को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई और कांग्रेस जो ओ को गिरा दिया गया। कांग्रेस आर को जो है तोड़ने की पूरी कोशिश की गई थी, परंतु उस समय ग्रैंड अलायंस भी बनाया गया था, ठीक है। सीपीआई हो गया या तुम्हारा पीएसपी हो गया, जनसंघ, ये सभी ने गठबंधन किया था कांग्रेस के साथ, ओ के साथ। परंतु कांग्रेस आर जो थी अपनी मजबूत स्थिति में तो नहीं थी, परंतु जब वो चुनाव का परिणाम आया तो कुछ अलग ही था। कांग्रेस प्लस में सीपीआई को 375 सीट मिले थे, 44% थे इसमें केवल कांग्रेस का। और गठबंधन की बात करें 352 सीट कांग्रेस लेकर आई थी और 23 जो था सीपीआई 48.4% दोनों मिलाकर आए थे। कांग्रेस ओ को केवल, जो कांग्रेस ओल्ड था उसको केवल 16 सीट मिले, ग्रैंड अलायंस 40 सीट से भी कम थी। अब देखिए नतीजा तो अपने आप ही सामने आ गया है ना। अब 1970 की पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ जिसमें भारत विजयी हुआ। 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत लोकप्रियता, ठीक है। और इस समय 1970 के दशक में वामपंथी, ठीक है, वामपंथी हो गया या सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी से इनको क्या किया, गठबंधन भी किया इन्होंने, ठीक है। तो 1970 का इनको कह सकते हैं 1970 के दशक के बाद जो इनकी जो लोकप्रियता बढ़ती चली गई। अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या हुआ, किस प्रकार इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और किस प्रकार एक बार जो है उनको गिरा दिया गया। तो आगे हम वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब बाय अभी। थैंक यू।